मौत के घुंघरू पहन के नाचते हम और हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी। लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत के बाद मुगलों को लगा कि अब मराठों को हराकर उन पर विजय पाना आसान है, पर वो भूल गए थे कि वहाँ उनका बेटा छत्रपति संभाजी महाराज यानी कि छावा कमान संभाल चुका है। औरंगजेब की क्रूरता का मुंह तोड़ जवाब महाराज ने कैसे दिया और कैसे शिवाजी द्वारा चलाई गई स्वराज के मुहिम को लेकर आगे बढ़ते रहे, ये दिखाया गया है हमें मूवी छावा में, जिसके डायरेक्टर हैं लक्ष्मण उतेकर और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 8.2 की। हाय दोस्तों, हमारे चैनल फिल्मी कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए अपनी आज की कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है रेड फोर्ट दिल्ली, जहां औरंगजेब के लोग उसे आज की खबर सुना रहे थे। वो उसे शिवाजी की मौत की खबर भी सुनाते हैं और कहते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जब दक्खन पर भी मुगल सल्तनत का परचम लहराएगा। पर औरंगजेब ये सुनकर भी खुश नहीं हुआ, क्योंकि वो कहता है कि शिवाजी जैसा दुश्मन अब मिलेगा कहाँ। उसके बाद दिखाया जाता है बुरहानपुर, जो मुगलों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। मुगल अपना सारा लूटा हुआ खजाना यहीं रखते थे और यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी खान जमान की, जो अभी मालिश करवा रहा था और बड़ा ही बेफिक्र होकर बैठा था कि यहाँ घुसने की हिम्मत कौन करेगा। तभी उन्हें अपनी तरफ आते हुए बहुत सारे घोड़ों की आवाज आती है। वो फौज थी मराठाओं की। अब बुरहानपुर में भगदड़ मच जाती है और मुगल सैनिक बुरहानपुर के बाहर आकर मराठों को वहां की सरहद के बाहर ही रोकना चाहते हैं, पर वे देखते हैं कि उनकी तरफ आते हुए घोड़ों पर कोई नहीं बैठा और ये मराठों की चाल थी, क्योंकि वो दूसरी साइड से बुरहानपुर में घुस चुके थे। तभी हम देखते हैं संभाजी महाराज को, जो हवा की तरह मुगल सैनिकों की तरफ बढ़ रहे थे और फिर मराठों और मुगलों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मुगलों पर मराठा भारी पड़ रहे थे, क्योंकि मराठा उन्हें बहुत बुरी तरह से मारे जा रहे थे। अब खान जमान भी जंग में उतर चुका है। वो मराठा सैनिकों को बेरहमी से मारने लगता है, क्योंकि वो बहुत ताकतवर था। फिर संभाजी महाराज उसके पास जाते हैं, पर वो बहुत चालाकी से उन्हें शेर के पिंजरे में गिरा देता है। लेकिन संभाजी महाराज बिना डरे उस शेर का सामना बहुत बहादुरी से करते हैं। वो चाकू और अपने कवच की मदद से शेर को मार गिराते हैं और फिर ऊपर आकर वो खान जमान को मारते हैं और उससे कहते हैं कि कह देना अपने मालिक से शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। और इसी के साथ बुरहानपुर में उनकी जीत होती है। फिर रात में वे वहां का सारा सोना रायगढ़ भेजने की तैयारी करते हैं और सभी खाना भी खाते हैं। यहाँ हम्बीराव मोहिते जी और संभाजी महाराज बात करते हैं। हम्बीराव उनकी सौतेली माँ सोयराबाई के भाई और उनकी सेना के सरसेनापति भी थे, इसीलिए संभाजी उन्हें मामा कहकर बुलाते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे। अब संभाजी महाराज अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहते हैं, हम छत्रपति शिवाजी के स्वराज का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है राजगढ़ फोर्ट, जहां सोयराबाई अपने बेटे रामराजे को छत्रपति बनाना चाहती है और उनके साथ कुछ और भी लोग संभाजी की जीत से खुश नहीं हैं, क्योंकि अब वो राजगद्दी पर बैठेंगे। फिर संभाजी महाराज अपने घर रायगढ़ आते हैं और यशुबाई यानी कि उनकी पत्नी बहुत ही उत्साहपूर्ण तरीके से उनका स्वागत करती हैं। अब आगे बुरहानपुर की खबर औरंगजेब तक पहुंच जाती है। जब संभाजी का नाम औरंगजेब सुनता है तो उसे अपने अतीत का एक किस्सा याद आता है, जहां संभाजी छोटे थे और वो औरंगजेब से मिले थे। तब औरंगजेब ने संभाजी की आंखों में जो साहस देखा था, उसे देखकर वो समझ गया था कि शिवाजी का बेटा उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। अब रायगढ़ में उत्सव का माहौल था, क्योंकि आज संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हो रहा है और वो अपने पिता शिवाजी महाराज की गद्दी पर बैठ रहे हैं। अब खाना खाते समय कवि कलेश अपनी कविताओं से सभी का मन लुभा रहे होते हैं और यहाँ गनोजी और कान्होजी भी आए हुए हैं, जो संभाजी की पत्नी यशुबाई के भाई हैं। यहाँ वो संभाजी से गिरकन के प्रशासन का संपूर्ण अधिकार मांगते हैं। वो कहते हैं कि शिवाजी महाराज ने हमारे पिताजी को वतनदारी देने का वचन दिया था। इस पर यशुबाई कहती हैं कि बाबा साहिब यानी कि शिवाजी महाराज तो वतनदारी के बिल्कुल खिलाफ थे।
फिर गनोजी कहते हैं कि या तो हमारे बाबा झूठे थे या फिर शिवाजी महाराज, जिस पर संभाजी महाराज एकदम गुस्सा हो जाते हैं। उधर सोयराबाई के साथ अन्नाजी और कुछ और लोग संभाजी महाराज के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, क्योंकि सोयराबाई अपने सगे बेटे रामराजे को गद्दी पर बैठाना चाहती हैं। और वो यहाँ ये भी बताती हैं कि हमने जब भी शंभू को कैद करने की कोशिश की तब हम्बीराव ने उसकी ही मदद की, न कि मेरी। अब वो बालाजी से कहती हैं, छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन का आखिरी अध्याय लिखना शुरू करो। उन्होंने क्या लिखवाया है ये हमें बाद में पता चलता है। अब छत्रपति संभाजी महाराज अपनी सभा के साथ दरबार में बैठे थे, तब वहाँ कवि कलश उन्हें औरंगजेब के बेटे अकबर की एक चिट्ठी देते हैं। अकबर उनसे अकेले में मिलना चाहता है। सभा के ज्यादातर लोग इसके पीछे अकबर का कुछ षड्यंत्र समझते हैं और संभाजी से वहां जाने को मना करते हैं, पर संभाजी महाराज उससे मिलने का आग्रह स्वीकार करते हैं। तभी वहां साधु के रूप में एक आदमी आता है। असल में ये संभाजी महाराज का जासूस था, जो औरंगजेब की जानकारी लेकर यहाँ आया था। वो बताता है कि औरंग की एक बहुत बड़ी फौज आपको ढूंढने निकली है। तभी हमें औरंग की उस विशाल सेना की एक झलक दिखाई जाती है, जो दक्खन की तरफ तेजी से बढ़ रही है। फिर छत्रपति संभाजी महाराज अकबर से मिलने जाते हैं। अकबर के टेंट में घुसते ही कुछ सैनिक उन पर हमला कर देते हैं, पर ये सब अकबर ने उन्हें आजमाने के लिए किया था। दरअसल अकबर ने उन्हें यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि वो इनकी सेना की मदद से मुगल सल्तनत के तख्त पर बैठ सके, अपने पिता औरंगजेब को मारकर। पर संभाजी महाराज इसके लिए मना कर देते हैं, ये कहकर कि मराठा मुगलों के लिए नहीं लड़ते। फिर वो महाराज को उस चिट्ठी को दिखाता है जो उसकी माँ सोयराबाई ने अकबर को भेजी थी। उन्होंने अकबर की मदद मांगी थी संभाजी को खत्म करने में। इसके बदले में उन्होंने औरंगजेब को मिटाने में अकबर का साथ देने की बात कही थी। और यही था वो आखिरी अध्याय जो सोयराबाई ने उस दिन लिखवाया था। ये पढ़कर संभाजी महाराज अंदर से टूट जाते हैं और वो बस अकबर को सुरक्षित रखने की बात कहकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद संभाजी महाराज सभी गद्दारों को पकड़कर उन्हें हाथी से कुचलवा देते हैं, पर वो सोयराबाई को कुछ नहीं करते, क्योंकि वो सचमुच में उन्हें अपनी माँ मानते थे। फिर सरलश्कर हम्बीराव अपनी बहन सोयराबाई से बात करते हुए दिखाए जाते हैं। वो उनके इस कृत्य से बहुत नाराज थे और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाते हैं। ये सुनकर उनका बेटा रामराजे भी उनसे मुंह मोड़ लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है औरंगजेब को। वो बुरहानपुर में आ चुका है और वहाँ का दृश्य देखकर गुस्से से भर जाता है और खान जमान को भी मार देता है। यहाँ वो बताता है कि कैसे उसने ये ताज पाने के लिए अपने भाई का सर काट दिया और अपने पिता को बंदी बनाकर रखा। फिर वो ये ताज उतार देता है और कहता है कि अब इसे उसी वक्त पहनेगा जब उस संभा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेंगी। फिर एक लड़की जो अपनी बकरियां चरा रही थी उसे औरंग की फौज जला देती है और वो जासूस महाराज को बताता है कि मुगलों की लगभग आधी से ज्यादा फौज दक्खन पहुंच चुकी है और उन्होंने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है। पेड़ों पर पत्तों से ज्यादा लाशें हैं, नदी में पानी से अधिक प्रजा का खून बह रहा है, छोटे छोटे बच्चों को डुबाकर मार डाला। फिर संभाजी महाराज अपने साथियों के साथ मिलकर औरंग की फौज से निपटने की युक्ति बनाते हैं, क्योंकि औरंग के पास 25 लाख की सेना थी और इनके पास केवल 25,000 की। यहाँ ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम औरंग की सेना पर अलग अलग जगह अलग अलग भेष में चुपके से वार करेंगे और फिर ये ऐसा ही करते हैं। पहले जंगल में मुगल सेना पर वानर सेना बनकर प्रहार करते हैं, फिर खेतों में उनकी सेना का सफाया करते हैं, फिर नदी के किनारे, फिर गांव के बीच में और फिर नासिक में जहां उन्होंने डेरा डाल रखा था। अब लगभग मुगलों की आधी सेना खत्म हो चुकी है और उनके बीच टेंशन बढ़ रही है। फिर हम देखते हैं कि अकबर के यहाँ मुगलों ने हमला कर दिया है उसकी बहन जिन्नत के कहने पर। वहाँ भी मराठों ने उसे बचा लिया। अब जिन्नत अपने अब्बू औरंगजेब से बताती है कि हमें संभा तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है। यहाँ उन्हें कोई ऐसा मिला था जो संभाजी का था तो अजीज पर गैर महसूस करता था। उसके बाद हमें फिर से संभाजी महाराज का दरबार दिखाया जाता है, जहां अकबर आकर हिंद प्रांत छोड़ने को कहता है। उसे डर था अपनी जान का, क्योंकि कब तक संभाजी महाराज उसे सुरक्षित रख पाएंगे, उसे ये चिंता थी। फिर संभाजी महाराज उसे जाने की इजाजत दे देते हैं
और तभी खबर आती है कि सरलश्कर हम्बीराव नहीं रहे। ये सुनकर वहां मौजूद सभी के होश उड़ जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वाई के युद्ध में मुगल के खिलाफ लड़ते लड़ते सरलश्कर हम्बीराव ने दम तोड़ दिया था। उसके बाद संभाजी महाराज बहुत उदास होते हैं क्योंकि हम्बीराव उनके बहुत ज्यादा करीब थे और उनसे महाराज ने बहुत कुछ सीखा था। अब संभाजी महाराज दक्खन के सभी प्रांत प्रमुखों को संगमेश्वर में मीटिंग के लिए बुलाते हैं और मुगलों के बीच एक झूठी अफवाह उड़वाते हैं कि 10,000 मराठों की सेना पुणे से होते हुए अकलूज की ओर बढ़ रही है। उनका प्लान था कि संगमेश्वर में सारे मराठों को एक करके पूरी सेना के साथ वहां के जंगलों से औरंग की ओर बढ़ेंगे। तब तक आसपास फैली मुगलों की फौज पुणे में मराठों की उस सेना की प्रतीक्षा कर रही होगी जो कभी रायगढ़ से निकली ही नहीं। छत्रपति संभाजी महाराज रायगढ़ की जिम्मेदारी रामराजे पर छोड़कर जाते हैं। फिर हम देखते हैं संगमेश्वर किले में संभाजी महाराज सभी प्रांत प्रमुखों में जोश भरते हुए कहते हैं कि अब औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को खत्म करने का वक्त आ गया है और कल सूर्यास्त तक आप सभी अपनी सेना के साथ यहाँ संगमेश्वर में होंगे और रात के अंधेरे में मराठों की सेना अंबे घाट से औरंग की तरफ बढ़ेगी और उसे जलाकर राख कर देंगे। अब रात में महाराज सिर्फ 150 सैनिकों के साथ किले में मौजूद थे और तभी उनके सैनिकों को अपनी तरफ मुगलों की सेना आती हुई दिखाई देती है। उनके लोग समझ जाते हैं कि किसी ने उन्हें धोखा दिया है। फिर वे बहुत तेजी से संभाजी महाराज की ओर बढ़ते हैं और तभी मुगल सेना के साथ हमें दिखाया जाता है गनोजी और कान्होजी को, यानी कि धोखा इन्होंने ही दिया है। अब महाराज को भी ये बात पता चल जाती है और कवि कलश उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करते हैं, पर वो पहले ही लड़ने के लिए तैयार थे और फिर मुगल उनके किले में घुस जाते हैं और उनके बीच बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है। वो बहुत सारे मुगलों को मारते हैं। अब रात बीतने के बाद सुबह आती है और ये लड़ाई अब भी चल रही थी। केवल 150 मराठा इतनी बड़ी सेना के सामने अब तक टिके हुए थे और पूरे किले में लाशों का ढेर लग चुका है। अब बहुत सारे मराठा भी मरने लगते हैं और कवि कलश की भी मौत हो जाती है, पर संभाजी महाराज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर मुगल मोटी मोटी जंजीरों से उन्हें बांधते हैं, तब भी उन्हें काबू में करना उनके लिए नामुमकिन सा हो जाता है और बंधे होने के बाद मुगल उन्हें घाव पर घाव देते हैं। तभी उनकी दहाड़ सुनकर कवि कलश अचानक उठ खड़ा होता है और उसे भी मुगल पकड़ लेते हैं। अब मुगल संभाजी महाराज को औरंगजेब के पास लेकर जाते हैं। उन्हें जंजीरों से भी खींचकर ले जाना मुगल सेना पर भारी पड़ रहा था, पर किसी न किसी तरह वे उन्हें औरंगजेब के पास तक ले आते हैं और उन्हें वहां बीचों बीच जंजीरों से बांध दिया जाता है और उनके साथ कवि कलश को भी। औरंग उन्हें देखने के बाद सबसे पहले अपने ताज को गले लगाता है। फिर कवि कलश औरंगजेब की हालत पर अपना एक शेर छोड़ते हैं और औरंगजेब संभाजी महाराज से पूछता है कि क्या है ये स्वराज जिसके लिए तुम अपनी जान देना चाहते हो। संभाजी महाराज जवाब देते हैं, हर मराठा की नस नस में है स्वराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है स्वराज। फिर औरंग उन्हें इतना दर्द देने को कहता है कि ये अपनी मौत की भीख मांगे। इस पर संभाजी महाराज कहते हैं कि मौत के घुंघरू पहनकर नाचते हैं हम औरंग, हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभा पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। अब संभाजी और कवि कलश को बंधे हुए पूरा दिन हो चुका है और रात आ गई है। अब मुगल सैनिक कवि कलश को खोलकर ले जाते हैं। वो समझ गए थे कि आज उनकी आखिरी रात है। फिर कवि कलश के और संभाजी महाराज के बीच बहुत ही खूबसूरत तरीके से कविताओं के जरिए बातचीत होती है। दोस्तों, ये सीन मूवी का बहुत ही बेहतरीन सीन है। इसे देखकर आपकी आंखें नम जरूर हो जाएंगी। फिर वे लोग कवि कलश को मार देते हैं और अगली सुबह वे संभाजी महाराज के नाखून खींचने लगते हैं, पर वो बहुत सारे लोग मिलकर भी उनकी मुट्ठी नहीं खोल पाते और संभाजी महाराज खुद ही अपनी मुट्ठी खोलते हैं। नाखून उखड़ते समय उनके मुंह से एक आहा तक नहीं निकली। ये देखकर औरंगजेब और सारे मुगल परेशान थे। सारे नाखून खींच लिए, पर संभाजी के चेहरे पर दर्द नजर तक नहीं आया। अब दूसरी रात भी निकल जाती है और अगली सुबह उनके पूरे शरीर के जख्मों पर भर भर के नमक लगाया जाता है, पर जगदम्ब के अलावा उनके मुख से कोई अलग शब्द नहीं सुनाई दिया। ये देखकर औरंग खुद टेंशन में जा रहा था।
फिर तीसरी रात भी निकल गई और अगली सुबह औरंगजेब और नीचे गिरकर क्रूरता की सारी हदें पार कर देता है, क्योंकि वो संभाजी महाराज की आंखें निकालने का हुक्म देता है और जख्म देने वाला चौथी रात को उनकी आंखें निकाल लेता है। आंखें निकलने से पल भर पहले तक भी उनकी आंखें शेर की तरह दहाड़ रही थी। उनके मुंह से फिर से जगदम्ब के अलावा कुछ नहीं निकला। फिर अगली सुबह औरंग संभाजी के पास जाकर अपनी तरफ आने को कहता है। वो कहता है कि हमसे हाथ मिला लो, जिंदगी बदल जाएगी। पर संभाजी महाराज यही सब उससे वापस कहते हैं, हमसे हाथ मिला लो, मराठों की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी। फिर जिन्नत संभाजी की जबान खींचने को कहती है और उनके जल्लाद के द्वारा महाराज की जबान खींच ली जाती है। इतना दर्द, इतनी क्रूरता सहते हुए छत्रपति संभाजी महाराज को 5 दिन हो चुके थे। फिर भी ये सब वो बिना एक आह के बहुत ही साहस व बहादुरी से सहन कर रहे थे। संभाजी महाराज के ऐसे जज्बे ने हम सब को अंदर से झकझोर कर रख दिया, क्योंकि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। उधर रायगढ़ में यसुभाई राम राजे को छत्रपति की गद्दी पर बैठा देती है। फिर वो खबर औरंगजेब तक पहुंचती है। तब औरंग उस खबर सुनाने वाले को ही मार कर कहता है कि अगर संभाजी जैसी एक औलाद मेरी होती तो मैं पूरी दुनिया जीत लेता। वहीं जिन्नत औरंगजेब की बेटी कहती है, संभा अपनी मौत का जश्न मनाकर चला गया और हमें छोड़ गया अपनी जिंदगी का मातम मनाने। और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसे वीर योद्धा हमारे छत्रपति संभाजी महाराज की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।